हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिवेंद्र जानी और आज के लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एसवाई बीकॉम सेम 3 वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पे 2017-18 से ये सिलेबस एप्लीकेबल है और चैप्टर नंबर 4 जो इकोनॉमिक्स में है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसके अंदर भी पर्टिकुलरली जो टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, आपकी ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम हिंदी इंग्लिश के अंदर रहेंगे, ज्यादा ये हिंदी में रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। एकदम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि राइज इन प्राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस के अंदर कंटिन्यूअस लेवल पे जो भी इंक्रीमेंट होता है उसको हम इन्फ्लेशन के टर्म्स में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और continuous increment in the price level, general price level of various goods and services over a period of time। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यूस बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में जो भी सस्टेनेबल इंक्रीमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है जो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, एक पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, एक ब्रेड है, एक बेसिक नेसेसिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2016 के अंदर उसकी डिमांड क्या थी और यहाँ पे 2019 में उसकी डिमांड क्या है, और यहाँ पे सपोज मेरी इनकम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 रुपीज मेरी इनकम थी उस टाइम पे, उसकी जो पीस ऑफ ब्रेड है उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 80 रुपीज थी, तो मेरी इनकम 105 हुई, तो यहाँ पे ब्रेड की प्राइस 100 रुपीज हो गई, 110, 140, 120, 170। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये क्या हो रहा है कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है, इनकम को अभी हम अगर छोड़ दे तो प्राइस के अंदर जो कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखो 2016 से लेकर 19 तक कंटिन्यूअसली प्राइस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो ये जो सस्टेनेबल इंक्रीमेंट इन द प्राइस है उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, हाउएवर ये सिर्फ बेसिक है, हम आगे अभी और भी डिटेल में देखेंगे। ओके, इन्फ्लेशन के अंदर दो मेजर कंसेप्ट है, एक है सेमी इन्फ्लेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। तो यहाँ इस केस के अंदर मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, अब हम इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल के अंदर देखेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सेमी इन्फ्लेशन, तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज सेमी इन्फ्लेशन। तो केन्स और दूसरे जो प्रोफेसर थे उन प्रोफेसरों ने ये कंसेप्ट दिया है कि सेमी इन्फ्लेशन। तो पहला कंसेप्ट सबसे पहले ये समझिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा कि कंट्री के अंदर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको 100% काम मिलता है। ठीक है, ये बिलीव करना डिफिकल्ट है, बट ये इनकी बेसिक असम्पशन है कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 100% एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट 100% होता है, 100% से कम पे, यानी कि किसी कंट्री के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको काम चाहिए और 8 करोड़ लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 80% एम्प्लॉयमेंट है, और उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेमी इन्फ्लेशन, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू केन्स जनरल प्राइसेस डू नॉट राइज एज लॉन्ग एज देयर आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये था कि जब तक अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए कि भाई 10 करोड़ लोग मेरी कंट्री में काम करने जैसे, उसमें से 8 करोड़ काम कर रहे हैं, 2 करोड़ को और भी काम दिया जा सकता है लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो प्राइसेस इंक्रीज होने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह क्या है कि एम्प्लॉयमेंट फुल होना चाहिए। अगर 100% एम्प्लॉयमेंट से कम है, फॉर एग्जांपल 70, 80, 90% कुछ भी है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं सेमी इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाउएवर व्हेन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय लार्ज पोर्शन, कॉस्ट for the resources may rise eventually leading to increase in the price। उन्होंने ये भी माना है कि अगर सपोज कोई लार्ज पोर्शन में एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है या XYZ ऐसा कुछ भी हो रहा है, जैसे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, ज्यादा आएगा, और लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन के अंदर यानी कि प्राइस के अंदर राइज होगा, और प्राइस के अंदर राइज होता है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। बट कब? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर से अगर इन्फ्लेशन, ऊपर से अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। और फुल एम्प्लॉयमेंट मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100% एम्प्लॉयमेंट है
ठीक है, और प्राइस में राइज होती है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। लेकिन 100% से कम एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और उस केस में प्राइस राइज होती है तो उसको हम बोलेंगे सेमी इन्फ्लेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन दैट अकर्स व्हेन इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो 100% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेरी कंट्री में आ चुका है। अब अगर प्राइस में राइज होता है तो उसके लिए मुझे एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से प्योर इन्फ्लेशन की सिचुएशन डेवलप होगी, ठीक है। सो एज Keynes that full employment levels output cannot be increased any further. So due to this level rises in relation to price level rises in relation to the rise in the demand for the commodities. तो यहाँ पे केन्स का बेसिक बिलीफ ये है कि आपके पास 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ को आपने सभी को काम पे लगा दिया। अब और सपोज डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके सामने आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिन रिसोर्सेज की वजह से आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सको। तो रिसोर्सेज नहीं है लेकिन डिमांड है, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होगी, और ये जो इंक्रीमेंट आएगा उसको बोलेंगे फुल इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। इवन ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। बीकॉम बीबीए दोनों में ये पूछा गया है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट मॉनिटरी कंसिडरेशंस। देखो, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हमेशा मॉनिटरी कंसिडरेशन में ही हम उसको कंसिडर करेंगे। ये पूरा पैसे का ही मामला है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कंटिन्यूस लेवल पे इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जिस चीजों का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे मॉनिटरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि चलो भाई, सपोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन पिज्जा, एक पिज्जा की प्राइस क्या है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर कोई 100 रुपीज होगा, कोई 120, 300, 400, 500, 600, डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उस हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पे डिटरमाइन होगा। तो कोई भी चीज का जब भी मैं इन्फ्लेशन के टर्म्स में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा तो वो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द राइजिंग प्राइस। अगर प्राइस कंटिन्यूअसली राइज हो रही है तो ही हम इन्फ्लेशन में उसको कंसिडर करेंगे, अगर प्राइस फॉल हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल राइज इन प्राइस। देखो, प्राइस तो राइज हो रही है, ठीक है, प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन सस्टेनेबल राइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल में 50% बढ़ गया, फिर दूसरे साल में 30% कम हो गया, फिर 10% इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज फाइन, अदरवाइज जो भी राइज है प्राइस के अंदर वो कंटिन्यूअस लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्योर इन्फ्लेशन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, प्योर इन्फ्लेशन कब स्टार्ट होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 100% एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं होता तब तक प्राइस में जो भी इंक्रीमेंट होता है उसको हम बोलेंगे सेमी इन्फ्लेशन। 100% होने के बाद यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर प्राइस में कोई चेंजेस आता है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो उसको हम बोलेंगे प्योर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तब ये होगा। एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो गया, मेरे पास 10 करोड़ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 10 करोड़ लोग पूरी कंट्री में अब काम कर रहे हैं। अब अगर सपोज डिमांड इंक्रीज होती है तो मेरे पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैं एक्स्ट्रा काम पे लगा सकूं, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है और उसके सामने सप्लाई में इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और जनरल नॉलेज के टर्म्स में भी आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशन को दो तरह से मेजर किया जाता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम ईजी, आप आराम से समझ सकते हो। और मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और प्रिसाइज मैनर में ही यहीं पे लिया है। उसके बाद एग्जाम में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सीपीआई देखते हैं, मेजर्स चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, मेजर्स चेंज इन द रिटेल प्राइसेस, ठीक है। रिटेल का मतलब क्या होगा कि जहां पे जो बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं रिटेल में कोई भी चीज परचेस की, उसको हम बोलेंगे B2C या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अमूल के पार्लर से मैंने अमूल का एक दूध परचेस किया, ठीक है, 500 ml का एक दूध की थैली, एक दूध का पाउच परचेस किया, तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि रिटेल में मैंने ये चीज परचेस किया है, ठीक है। तो उसी तरह से
रिटेल के अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज होती है, ये गुड्स और सर्विसेज का प्राइस में क्या चेंजेस है। फॉर एग्जांपल अमूल का दूध पहले 20 रुपए में मिलता था ताज़ा, अब 22 रुपए में मिल रहा है, शायद कुछ टाइम के बाद वो 24 रुपीज़ में मिलेगा। तो इस तरह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस में, वो प्राइस में क्या चेंजेस है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेजर करती है और मंथली बेसिस पे ये फिगर्स, सीपीआई के फिगर्स इशू करती है, जिसके अंदर 448 आइटम्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कवर करती है। इसकी ज्यादा डिटेल अगर आपको सर्च करनी है तो सीपीआई आइटम्स ऐसा लिख के आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा कि वेटेज के साथ कि कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल फूड है, बिवरेजेस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डब्ल्यूपीआई, दैट इज मेजर्स चेंज इन होलसेल प्राइस ऑफ ओनली गुड्स। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डब्ल्यूपीआई में हम क्या कवर कर रहे हैं, होलसेल प्राइस ऑफ ओनली गुड्स। तो होलसेल के अंदर क्या आएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, होलसेल में बिजनेस टू रिटेल नहीं आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास से मैं 500 ml मिल्क परचेज करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक होलसेलर हूँ या फिर ट्रेडर हूँ, ठीक है, और फिर मैं लोगों को रिटेल के अंदर सेल करता हूँ। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा 500 ml की 500 पाउचेस परचेज नहीं करेगा, उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन शॉर्ट सीपीआई के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिटेल में, यानी कि एक दो जो अलग अलग नॉमिनल जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की बाय सेल होती है, वो हम सीपीआई में काउंट करेंगे। और होलसेल में यानी बल्क में अब जो भी चीज बाई होती है, पर्टिकुलरली गुड्स, सर्विस यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, तो गुड्स को जो होलसेल में जो बाई सेल होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मिनिस्ट्री है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, जो वीकली एंड मंथली बेसिस पे इसको इश्यू करती है डब्ल्यूपीआई, और 697 आइटम्स को कवर करती है। स्पेसिफिकली प्राइस ऑफ गुड्स ओनली कवर्ड, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, और ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस ही होते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स में ये कवर नहीं किया जाता। Moving on, next point, that is the causes of inflation. First point is increase in money supply. अगर मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज होगी। इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्सन की इनकम 2015 में 25,000 है, उसकी इनकम, उसका एक्सपेंडिचर 20,000 है, जो भी उसका नॉर्मल रेगुलर जो गुड्स है वो डिमांड उसकी एज इट इज है। अब सपोज उस बंदे की 2016 में इनकम इंक्रीज होकर 30,000 हो रही है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी बाय नेचुरल कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा उसके पास आ रहा है, वो 5,000 रुपीज का कहीं ना कहीं पे वो खर्च करेगा, कुछ ना कुछ नई चीज या फिर पुरानी चीज जो है उसको ज्यादा डिमांड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज। यहाँ पे फिर से अगर आप देखो तो 2017 में 20,000 रुपीज उसकी इनकम फिर से कम हो गई, तो डिमांड भी डिक्रीज हो गई, 30,000 इंक्रीज, 30,000, 25,000 डिक्रीज। तो ओवर हियर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है कब, जब प्राइस इनकम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको क्या समझना है इसके अंदर कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होगी, और इनकम जैसे डिक्रीज होगी वैसे डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो वो पैसे को कहीं ना कहीं पे खर्च करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसका यूटिलाइजेशन, उसका एक्सपेंडिचर करेंगे। टू बी प्रिसाइसली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, एक सेकंड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग का। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब क्या होगा, डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि मेरा इनकम यहाँ पे आप देखो 25,000 है और मेरा एक्सपेंडिचर 30,000 है। बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो 25,000 मेरा इनकम है, 30,000 मेरा एक्सपेंडिचर है, यानी 5,000 की मेरी डेफिसिट का मतलब लॉस होगा। ठीक है, मुझे इतने पैसे का कहीं पे मैनेज करना है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का बजट, हमारा कंट्री का बजट अभी फरवरी में आएगा फिर से। तो ये बजट जो होता है, वो बजट के अंदर सपोज गवर्नमेंट की इनकम 25,000 करोड़ है
और एक्सपेंडिचर 30,000 करोड़ है, तो 5,000 रुपीज की गवर्नमेंट को डेफिसिट है। उसी तरह से यहाँ पे आप कंटिन्यूस बेसिस पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे 5,000 की डेफिसिट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये डेफिसिट को गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे फाइनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि भाई इंडिया चाइना के बीच में वॉर चालू हो गया ही, तो वॉर को फाइनेंस करने के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, कहीं से भी लाना पड़ेगा। तो ये डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जहां जहां से भी पैसा उठा के मार्केट में लॉन्च करेगी, मार्केट में इंजेक्ट करेगी, तो जितनी डेफिसिट फाइनेंस, जितने डेफिसिट हायर होगी, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करेगी, और जितना फाइनेंस ये ज्यादा होगा उतना ही इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ रुपीस कहीं से भी लाके उस मार्केट में इंजेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वेपन्स हमने परचेज किया है, ठीक है, मान लीजिए DRDO या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, LNT है, उनके पास से 5,000 करोड़ के वेपन्स परचेज किए, डिफेंस वेपन्स, तो ये 5,000 करोड़ LNT के पास गए और LNT ने ये 5,000 करोड़ अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इतने जो भी उसके वर्कर्स हैं, सभी वर्कर्स के पास ये 5,000 करोड़ रुपीस का टोटल इनकम उनका इंक्रीज हुआ, और ये इनकम इंक्रीज होगा तो फिर से लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आया तो वो इन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन राइज होगा, इन्फ्लेशन होगा इन शॉर्ट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट मैंने अभी ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अभी भी हमारा इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, हालांकि अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, बट स्टिल एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर स्टिल नॉट डेवलप एज फार एज एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न। तो अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है, फार्मिंग इंडस्ट्रीज जो है, उसके अंदर अगर प्रॉपर ग्रोथ ना मिले तो क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है वो डिमांड को आप मीटअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिमांड मीटअप नहीं होगी तो क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2015 में 25,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, लेकिन उसकी डिमांड कितनी है, 30,000 की। ठीक है, 25,000 का प्रोडक्शन, 30,000 की डिमांड है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा कि 5,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, और सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, अगर इंपोर्ट की जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होगी तो भी क्या होगा कि ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूं तो हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल ये सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ हमारी कंट्री के अंदर भी उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। आज की डेट में आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है, कुछ ज्यादा फर्क दोनों के अंदर नहीं है। पहले ऐसा था कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में 15 से 20 रुपए का डिफरेंस आता था, लेकिन जैसे जैसे क्रूड ऑयल इंक्रीज, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज इंक्रीज हो रही है, टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, उस टैक्सेस की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अब टैक्सेस की बात निकली है तो ये भी हम कवर करें तो देखिए फॉर एग्जांपल 2015 में 5% टैक्स था, 6, 7, 8, 9, तो जैसे जैसे ये टैक्स रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती जाएगी, और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन में हमें क्या कवर चेक करना है कि सस्टेनेबल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कहीं पे भी कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोडक्ट की प्राइस या सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है उसको हम इन्फ्लेशन में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसमें दो मेजर इन्फ्लेशन मैं यहाँ पे अभी कवर कर रहा हूँ। वैसे इन्फ्लेशन के 5 से 7 अलग अलग टाइप्स है, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 कवर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं बाकी के टाइप्स भी आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। सबसे पहला जो रीजन है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर जो कॉज है वो है टाइप है, उसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये डिमांड की वजह से कैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल दिस इज द इन्फ्लेशन इनिशिएटेड बाय इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड में क्यों इंक्रीज होगा, तो डिमांड में इंक्रीज होने की बहुत सारे वजह है, बहुत सारे रीजंस है। से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो गई,
ठीक है। या फिर कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अभी मान लीजिए 10 रुपए मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो सपोज वो 15 रुपए में मिलने वाला है, ठीक है। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज अभी जो 10 रुपए में मिल रही है, वो चीज 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद वो 15 रुपए में मिलेगी, 20 में मिलेगी। तो लोग क्या करेंगे कि ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे, ठीक है। या फिर लोगों को सपोज बोनस मिला है या अनएक्सपेक्टेड इनकम मिली है, तो इससे क्या होगा कि डिमांड में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये वर्ड अच्छी तरह से समझिए। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है कि डिमांड जो इन प्राइजेस को पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्रीगेट आउटपुट है, ठीक है, और यहाँ पे आप प्राइस लेवल देख सकते हो। तो अगर 10 यूनिट की प्रोडक्ट 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, उसकी जगह पे सपोज कंज्यूमर्स 20 यूनिट का परचेज करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज हो गई या कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से पहले कंज्यूमर 10 यूनिट कंज्यूम करता था, अब 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो वो जो 10 यूनिट थे वो फॉर एग्जांपल 5 रुपए मिल रहे थे, लेकिन सप्लाई शॉर्ट टाइम में आपका लिमिटेड ही रहता है, उसमें इंक्रीमेंट इतना जल्दी नहीं होता। तो 10 यूनिट से 20 यूनिट पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिक 5 से 7 रुपए या 8 रुपए पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि शॉर्ट टर्म में सप्लाई इतना करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो क्यों ये हुआ? बिकॉज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होने की वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे ये डिमांड की साइड से है और ये जो है ये सप्लाई साइड से है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि रॉ मटेरियल है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हमें करना है तो उसके अंदर काफी सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, काफी सारे लोगों की सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है, स्किल्ड लेबर्स, सेमी स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं या फिर जो भी कॉस्ट है, इन कॉस्ट की प्राइस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस में इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इफेक्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइस पे आएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 10 रुपए का एक चीज बनाता हूं जिसके अंदर 8 रुपए मेरे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के 8 रुपए में मैं ये बना रहा हूं और 2 रुपए में उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड कराओ। अब मान लीजिए जो मेरे रॉ मटेरियल्स है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर कुछ चेंज आया, ठीक है। तो जो चीज अब मैं पहले 8 रुपए में बना रहा था, वही चीज मैं 10 रुपए में बना पा रहा हूँ, यानी कि 2 रुपए का मेरी कॉस्टिंग में इंक्रीमेंट हो गया। और जैसे ये 2 रुपए का कॉस्टिंग मेरा इंक्रीमेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस भी इंक्रीज होगी। जो चीज मैं 8 + 2 यानी 8 रुपए कॉस्ट प्राइस और 2 रुपए प्रॉफिट इक्वल्स टू 10, तो वही चीज अब मैं क्या करूंगा, 10 रुपए मेरी कॉस्ट प्राइस प्लस 2 रुपीज माई प्रॉफिट इक्वल्स टू 10, तो ऑटोमेटिक प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि रॉ मटेरियल जो है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर उसकी प्राइसेस में इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से डिमांड में जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ वो है स्टैगफ्लेशन, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग चैनल, बाय।